हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती और आज हम डिस्कस करने वाले हैं CHSL जो मेंस टेस्ट है उसका जो है एक तरीके से एनालाइज करेंगे, क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व भी करेंगे और उनके सारे ऑप्शंस या सारे विकल्प को यहाँ पे 1 बाय 1 देखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा CHSL का मेंस का टेस्ट नंबर 4 है उसका हम यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं। 1 बाय 1 क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो लेकर बैठिएगा। बाकी जितने भी सही हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, वो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कुछ चीज़ें यहाँ पे जैसे बताऊंगी, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी भी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो उनके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। ठीक है, देखो पहला प्रश्न हमारा क्या है। साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन भारत सरकार द्वारा 12 मार्च डैश को किया गया था। मतलब क्या है ये आपका यहाँ पे देखो हिंदी में लिखा है, प्रश्न यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर हिंदी में पढ़ने वाली हूँ प्रश्नों को। जो बच्चे भी जो है हिंदी समझ नहीं पा रहे हैं या फिर जिनको भी हिंदी में समस्या है वो इंग्लिश वाले प्रश्न को एक तरह से कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न हमारा पहला, साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन भारत सरकार द्वारा 12 मार्च खाली जगह को किया गया था। विकल्प हमारे हैं 1956, 1954, 1958 या 1952। ठीक है, क्या है 1956, 1954, 1958 एंड 1952। तो हमारा सही विकल्प क्या होने वाला है? सही उत्तर हमारा होने वाला है 1954। तो 1954 12 मार्च को जो है साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन जो है भारत सरकार के द्वारा किया गया था। ये जो एक तरीके से है पुरस्कृत करता है उन व्यक्तियों को जो भी भारतीय भाषाओं में जो है साहित्य का लेखन करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। और अपने आप में जो है जिस व्यक्ति को भी ये सम्मान मिलता है, बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है। जैसे भारत रत्न आप सुनते रहते हो और भी अन्य अन्य रत्न मिलते हैं ना, अन्य जो है पुरस्कार दिए जाते हैं लोगों को, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे। तो बस आपको याद रखना है कि इसकी शुरुआत या स्थापना जो है कब स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चले तो एशिया के एक बड़े सदाबहार पेड़, एशिया मतलब भारत की ही बात हो रही है। ठीक है, भारत जो है एशिया का ही पार्ट है, मतलब एशिया में ही है। बरगद के बारे में आपने सबने सुना होगा, तो बरगद से संबंधित प्रश्न है। देखो सबसे आसान तरीका होता है प्रश्नों को करने का, ध्यान से पढ़ो। अगर आपका जो है माइंड कंसंट्रेट नहीं है, दम ध्यान देके नहीं पढ़ रहे हो, तो आते हुए प्रश्न जो है गलत हो जाते हैं। ये जो है सब भुगतते हैं, मैं हूँ आप हैं। हर बार जो होता है कि हम ध्यान से नहीं पढ़ रहे, आते हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं, या फिर प्रश्न बहुत आसान होता है, हम जल्दबाजी में उसको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, इसलिए भी गलत हो जाता है। क्या लिखा हुआ है? एशिया के एक बड़े सदाबहार पेड़, सदाबहार मतलब हमेशा हरा भरा रहता है, बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? जिसकी विशेषता इसकी तने जैसी हवाई जड़ें हैं। ठीक है, तो प्रश्न हमारा है इसका जो आपको साइंटिफिक नेम बताना है। तो पहला ऑप्शन हमारा है फिकस बेंगालेंसिस, दूसरा है गासीपियस हर्बेसियम, तीसरा है सेंटलम एल्बम, या फिर चौथा है अनानास कोमोसस। इसका सही आंसर जो हमारा है ये है फिकस बेंगालेंसिस। ठीक है, ये है किसका? बरगद का साइंटिफिक नेम है। आपने देखा होगा पेड़ में क्या होता है, जड़ें जो है जमीन के अंदर के साथ साथ जो है इसकी स्पेसिफिक इसकी जो है बाहर मतलब लटक रही होती है तनों के साथ में, और कुछ टाइम बाद उतनी ज़्यादा मतलब बढ़ जाती हैं या मोटी हो जाती है, लगता है कि तने ही है जो पूरे पेड़ में हर जगह फैले हुए हैं। बात करें तो आपको ज़्यादातर जो है समुद्र के किनारे वाले एरियाज़ में ये वाला पेड़ देखने को मिलेगा, और भारत में जो है नेटिव है, हर जगह आपको देखने को मिल जाता है वैसे भी। और अगर बात करें समुद्र के जो पास के एरिया की बात की, तो वहाँ पे जो है ज़्यादा अच्छे से ये ग्रो करते हैं, आपको दिखाई देंगे जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे आप केरला वगैरह जाएंगे ना, या केरला वाले की मूवीज़ वगैरह देखिए, वहाँ पे देखिए आपको बरगद वगैरह के पेड़ जो है बहुत सारे देखने को मिलेंगे सीनरीज में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सापेक्ष आवेश क्या है? आप सबने पढ़ा होगा, क्लास 10th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है नाभिक में होते हैं या नाभिक के बाहर होते हैं, चक्कर लगाते हैं, और जो है नाभिक या कोई भी जो एलिमेंट है वो सकारात्मक होगा नकारात्मक, और सब इन्हीं पर डिपेंड करता है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पूछा है प्रोटॉन, प्रोटॉन आपको पता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। तो इनका सापेक्ष आवेश पूछा है, तो क्या होगा? प्रोटॉन +1 और न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल मतलब 0। ठीक है, तो ये सारा हमारा यहाँ पे हो गया। विकल्प हमारा कौन सा होने वाला है? सही सी होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न पर चले तो निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला जैव रिफाइनरी संयंत्र का उद्घाटन किया गया है?
देखो लिखा क्या है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला जैव रिफाइनरी संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। देखो अगर वैसे प्रश्न यहाँ पे यही होता और अगर ऑप्शन हमारा जो है असम भी होता, अगर असम भी विकल्प में होता तो हम जो है पहले असम को सही मानते, लेकिन असम नहीं दिया है इसलिए हम जो है पुणे को मानेंगे। ठीक है, अगर असम और पुणे दोनों दिए हों विकल्प में कि असम भी है पुणे भी है, क्वेश्चन जो है ये ना रख करके, रिफाइनरी लिखा है ना यहाँ पे, पहला जैव रिफाइनरी संयंत्र ना रख करके अगर बोलता इंटीग्रेटेड जैव रिफाइनरी संयंत्र जो पहला है वो कहाँ पर है, पुणे में खोला गया है। और जो भारत का जो है पहला जो जैव रिफाइनरी संयंत्र वैसे तो खोला गया है असम में, लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है कि असम का जो है ऑप्शन हमें नहीं दिया गया है प्रश्न में, तो यहाँ पे हम सही विकल्प किसको मार्क करने वाले हैं, पुणे को मार्क करने वाले हैं। ठीक है, अगर बात करें कि जो असम में रिफाइनरी खोली गई थी पहली, वो 1901 में स्थापित की गई थी। ठीक है, और ये क्या होते हैं, जैव रिफाइनरी मतलब होता है इसमें जो फसलों के अवशेष बचते हैं उनका इस्तेमाल करके यहाँ पर जो है एक तरीके से चीज़ें यहाँ पे सेटअप की जाती है। ठीक है, जैसे आप सुनते रहते होगे ना, एथेनॉल ब्लेंडेड जो है पेट्रोल, मतलब पेट्रोल में क्या है, एथेनॉल ब्लेंड करके जो है मार्केट में बेचने वाली बात, तो ये एथेनॉल से ही संबंधित सारे संयंत्र बनाए गए हैं। ठीक है, तो विकल्प हमारा सही हो गया ए। अगला प्रश्न है, कार्ल एंडरसन ने किस वर्ष में एक धनात्मक आवेशित कण की खोज की थी जिसे पॉजिट्रॉन कहा जाता है, जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर प्रतीत होता है। तो क्या नाम है, कार्ल एंडरसन, उन्होंने एक नए जो है एक तरीके से उसकी खोज की थी और उसका नाम क्या है, पॉजिट्रॉन। और इसकी विशेषता है कि ये इलेक्ट्रॉन के जैसा ही है, इसका द्रव्यमान जो है वो लगभग इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो इसकी खोज पूछ रहा है कब की गई थी। विकल्प हमारे हैं 1912, बी है हमारा 1932, सी हमारा है 1922 और डी हमारा है 1942। सबको जो है आंसर देने हैं ताकि जिसने भी मॉक लगाया है उसको, मतलब जो लगा रहे हैं उनके पास जो है उत्तर हो सारे। ठीक है, 1932 में। ठीक है, बस याद रखना है कि बिल्कुल जो है इलेक्ट्रॉन के तरीके ही है, काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ है और द्रव्यमान तो बिल्कुल इसके बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। हम सब ने पढ़ा है प्रस्तावना मतलब क्या है, एक तरीके से संविधान की आत्मा बोला जाता है उसे। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको एक तरीके से बताया था, सबके सामने रखा था। और इसमें जो है 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया, वहाँ पर जो है 2 शब्दों को जोड़ा गया था। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। मतलब कि क्या है, 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था, संविधान संशोधन किया गया था, तो यहाँ पे 2 शब्द जो है कौन से ऐड किए गए थे। जब ये पता होगा तभी हम इस प्रश्न का उत्तर निकाल पाएंगे। विकल्प हमारे हैं लोकतांत्रिक, बी है गणराज्य, सी है धर्मनिरपेक्ष और डी है संप्रभु। तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही उत्तर है हमारा धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष प्लस समाजवादी, ये 2 जो हैं वो जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में ऐड किए गए हैं। ठीक है, बाकी जो है लोकतांत्रिक, गणराज्य, संप्रभु, ये सारे पहले से ही हमारे संविधान की प्रस्तावना में ऑलरेडी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा है 7वां, किस भारतीय अर्थशास्त्री ने 2017 की पुस्तक आई डू व्हाट आई डू लिखी है। मतलब बिल्कुल एटीट्यूड वाली पुस्तक है कि आई डू व्हाट आई डू, मुझे मतलब जो मैं करता हूँ वही करता हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। ऑप्शंस हमारे हैं उर्जित पटेल ए नंबर पर, बी है मनमोहन सिंह, सी है अमर्त्य सेन और डी हमारा है रघुराम राजन। देखो कंफ्यूजन यहाँ पे 2 विकल्पों को लेकर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा अर्थशास्त्री, यहाँ पे अमर्त्य सेन दिखाई दे, रघुराम राजन आपको पता है हमारे वित्त मंत्री रहे हैं, तो इन लोगों को लेकर कंफ्यूजन हो सकता है, इनको भी ले सकते हैं। बाकी हमको पता है मनमोहन सिंह जो है ऐसी किताब जो है बिल्कुल नहीं लिखने वाले हैं। आई डू व्हाट आई डू, मतलब बहुत शालीन किस्म के व्यक्ति हैं, बहुत शांत रहे हैं वो, तो उनसे हम एक्सपेक्टेशन नहीं करते कि इतनी मतलब
ऐसा कोई टाइटल वाली बुक उनकी होगी, ठीक है, हमने पढ़ी भी नहीं फिलहाल। तो इसका सही आंसर जो हमारा है वो है रघुराम राजन। रघुराम राजन जी ने 2017 में ये पुस्तक लिखी, ठीक है। उसके अलावा जो है इस पुस्तक में कुछ भी काल्पनिक नहीं है। अपने कार्यकाल में उन्होंने जो भी कहा, जो भी स्टेटमेंट दिए, सबका यहाँ पे संकलन किया है। और उस साल जब भी इनकी बुक जो है पब्लिश हुई, बहुत बेस्ट सेलर थी, ठीक है, बेस्ट सेलर के रूप में इनकी पुस्तक को हम जानते हैं। ओके, ये हो गया। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी समूह के सदस्यों ने 1927 में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? कब? 1927 में जो है किस क्रांतिकारी समूह ने जो है जॉन सैंडर्स की हत्या की थी, जिसको आप जो है लाहौर षड्यंत्र के नाम से भी जानते होगे, जानते हो ना, लाहौर षड्यंत्र के नाम से जानते हो। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा क्रांतिकारी ग्रुप था। विकल्प हमारे हैं हिंदुस्तान सेवा दल, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी, अनुशीलन समिति। यहाँ पे अगर आप सोशलिस्ट लगा लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। विकल्प हमारा यही सही है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है, सिर्फ इतना लिखा रहता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन भी लिखा रहता है। तो ये विकल्प हमारा सही है। इसमें जो जो लोग भी शामिल थे उन्होंने जो है हत्या की थी, किनकी? जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी। ओके, और इससे संबंधित बताऊं अगर तो इसमें जो है 23 मार्च 1931 को 3 लोगों को फांसी भी दी गई थी। भगत सिंह जो थे, राजगुरु और सुखदेव, ठीक है, जिसको लेकर जो है बहुत लोग गुस्सा हुए थे महात्मा गांधी जी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने जो है इनकी फांसी जो है, इनकी फांसी को टालने का कोई प्रयास नहीं किया था, वो अपनी दूसरी चीज़ों में व्यस्त थे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अगला प्रश्न हमारा, रानीखेत हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? सबने सुना होगा रानीखेत, बहुत खूबसूरत जगह है। जो भी मेंटली डिस्टर्ब है, परेशान है, वहाँ जाकर के 2-3 दिन रह के आइए, आपको अच्छा फील होगा। प्रश्न इसीलिए यहाँ पे लाया गया है ताकि जब परेशान है तो ये जो दिमाग में आए कि भाई घूम भी सकते हैं, ठीक है। तो रानीखेत हिल स्टेशन जो है पूछ रहा है कहाँ पर है? सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में है, या फिर केरल, या फिर उत्तराखंड। तो ये जो है उत्तराखंड में है, ठीक है। बहुत शांत और खूबसूरत सी जगह है। कहाँ पर है? बस इसके लिए इतना ही काफ़ी है भाई, रानीखेत कहाँ, हिल स्टेशन कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बुनियादी ढांचे क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? बुनियादी ढांचा मतलब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रा मतलब रोड, बिल्डिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखो कहाँ पर रोड बिल्डिंग्स की जरूरत नहीं है। कृषि में नहीं है, वैसे कृषि में नहीं है, ठीक है, पहला विकल्प। बांध में तो वही होती है। राजमार्ग मतलब रोड, हाईवे, नेशनल हाईवे जो बनते हैं। बिजली में भी पूरा इंफ्रा चाहिए, तो क्या है? कृषि। कृषि प्राइमरी सेक्टर है, ये इंफ्रा का पार्ट नहीं है, या माने कि बुनियादी क्षेत्र का जो है हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? कृषि जो हमारा है सही विकल्प हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, उदयपुर की स्थापना 1568 में चित्तौड़ के अकबर के हाथों पतन के बाद डैश द्वारा की गई थी? आप बताइए, उदयपुर की स्थापना 1568 में जो है चित्तौड़ जो था कि अकबर के हाथों के पतन के द्वारा किसके, मतलब चित्तौड़ उदयपुर की स्थापना पूछ रहा है किसने की थी? जिसको आप झीलों का शहर बोलते हो ना, झीलों का शहर आप जिसे बोलते हो, उसी के स्थापना के बारे में पूछा। तो विकल्प हमारे हैं सवाई जयसिंह, राजा भारमल, या फिर मानसिंह, या फिर राणा उदय सिंह। देखो अगर याद रखना है तो उदय सिंह। तो उदय सिंह ने जो है इसकी स्थापना कराई थी। जब अकबर ने आक्रमण किया चित्तौड़ में, तो यहाँ पे जो उदय सिंह राजा थे उनको किसी साधु ने सजेस्ट किया कि राजधानी को जो है सुरक्षित जगह पर ले जाओ। तो उन्होंने क्या किया? उदयपुर की स्थापना, उदयपुर बसाया, और यहाँ पे बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत झीलें आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसकी वजह से हम बोलते हैं ना कि झीलों का शहर एक तरीके से। बहुत सारी झीलें हैं यहाँ पे, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकारी, मतलब कोई भी कर्मचारी हो, सरकारी नागरिक हो, चाहे कोई नागरिक हो, मतलब सरकारी अधिकारी नहीं हो तो नागरिक तो हो ना, भले ही प्राइवेट कंपनी चला रहे हो, तो नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। मतलब क्या है इसका? सीधा सीधा मतलब ये है कि इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का हो,
जो है सर्वोच्च न्यायालय की बात को टालेगा नहीं। अगर वहाँ से कुछ स्टेटमेंट आता है सरकारी संस्थान के लिए, प्राइवेट कंपनी के लिए या नागरिकों के लिए, तो उनको वो मानना पड़ेगा। ठीक है, तो विकल्प हमारे हैं अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 144 या फिर अनुच्छेद जो है 142। आर्टिकल हमारा है 144 जो है इसका सही विकल्प है। ठीक है, विकल्प जो है सी अनुच्छेद 144 जो है ये बिल्कुल सही है। 143 आपको पता है राष्ट्रपति जो है सलाह ले सकते हैं, उनके बारे में है। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में है। बाकी जो अनुच्छेद 141 है कि पूरे देश में जो है सभी लोगों पर जो है कोई कानून अगर नियम बनाना होगा तो सुप्रीम कोर्ट जो है कोई भी वर्डिक्ट देते हैं तो जो भी हमारे यहाँ पर न्यायालय है सारी उनकी बात मानेंगे, बाध्यकारी होता है। अगर बात करें 142 तो उसको बोलते हैं कंप्लीट जस्टिस। कंप्लीट जस्टिस के आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे, जैसे हाईवे जो होते हैं उनके जो किनारे पर जो है शराब के ठेके नहीं होंगे, इसका जो नोटिफिकेशन या आदेश जारी हुआ था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जबकि राज्य सरकार का काम है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है ना कि सरकार का काम है, केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का, और सुप्रीम कोर्ट कर रही है, तो बोर्ड जस्टिस के अंतर्गत ही आता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यहाँ पर जो है कोई नियम कानून राज्य सरकार ढंग से नहीं बना रही, काम नहीं कर रही है, तो वहाँ पर जो वो अपने स्टेटमेंट या अपने जो है निर्णय आगे बढ़ा सकते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय जो है कहाँ पर है, ऐसा प्रश्न आपको बहुत बार पूछते हैं कि किसका मुख्यालय कहाँ पर है। विकल्प हमारे हैं लंदन यूके, पेरिस फ्रांस, वाशिंगटन डीसी यूएसए, द हेग नीदरलैंड। तो सही विकल्प हमारा है वाशिंगटन डीसी जो है यूएसए। आपको वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ये दोनों संस्थान जो है एक ही साल में बनाई गई थी। इनको जो है क्या बोलते हैं, एक तरीके से ट्विन सिस्टर बोलते हैं, जुड़वा बहनें बोलते हैं। कब बनाई, कब स्थापित की गई थी, इसका उत्तर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोनों का काम क्या है, एक तरीके से जो भी देश ऐसे हैं जो समस्या से जूझ रहे हैं उनको जो है वित्तीय सहायता चाहिए, तो उनको जो है वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द किसने कहे। संयुक्त राष्ट्र का निर्माण मानवता को स्वर्ग ले जाने के लिए नहीं हुआ है बल्कि उसे नर्क से बचाने के लिए किया गया है। तो यहाँ पे जो है एक स्टेटमेंट दिया गया है, तो यही पूछा जा रहा है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है। तो विकल्प हमारे हैं कर्ट वाल्डहेम, यू थांट, डैग हैमरसॉल्ट या ट्रिग्वे ली। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जो है सही उत्तर है डैग हैमरसॉल्ट। ठीक है, तो ये शब्द जो है संयुक्त राष्ट्र में ही ये पद पर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने ही ये स्टेटमेंट दिया था कि जो है इसकी स्थापना जो है एक तरीके से लोगों की भलाई के लिए की गई है। देखो संयुक्त राष्ट्र का काम क्या है, शांति बनाए रखना, दो देश आपस में लड़ रहे हैं उनके बीच सुलह कराना, और जो अगर कहीं युद्ध हो रहा है तो उसको बात करके दोनों देशों के बीच उसको सुलझाने का प्रयास करना। तो मतलब पूरे ऑल ओवर विश्व में जो है एक तरीके से शांति स्थापित करने का काम किसका है, संयुक्त राष्ट्र का। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है भारत में चाय और कॉफी किस श्रेणी की फसलों में आती है। सब पीते हैं ना चाय और कॉफ़ी, सुबह शुरुआत होती है किससे, चाय पीने से होती है, किसी कॉफ़ी पीने से होती है। तो आज प्रश्न यहाँ पर है कि भाई चाय और कॉफ़ी को आखिरकार हम किन फसलों के तहत अंतर्गत काउंट करते हैं। क्या ये बागान फसलें हैं, या फिर खाद्य फसलें हैं, या फिर बागवानी फसलें हैं, या फिर जो है नकदी फसलें। बागान फसलें मतलब हो फूल फ्लावर सजाने के लिए, क्या सजाने के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं, नहीं। खाद्य फसलें नहीं, खाते नहीं भाई, चाय पीते हो आप। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। बागानी फसलें, बागवानी मतलब बाग लगाते हैं, जैसे आम का बाग लगा दिया, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। इनको हम बोलते हैं नकदी फसलें, क्योंकि इनकी खेती जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए होती है। ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है अलग अलग जगह है जो चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह भेजा जाता है। बात करें अगर चाय की, तो चाय जो आपको जो है ज़्यादातर ठंडे इलाकों में मिलेगी, ढलान वाले इलाकों में, क्योंकि चाय की खेती के लिए एक ही कंडीशन है कि भाई पानी नहीं रुकना चाहिए जड़ों में। और बात करें कॉफ़ी, तो कॉफ़ी जो है आपको गर्म वाले गर्म जब जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ेगी वहाँ पर जो है इसकी खेती की जाती है। ओके, असम में सबसे ज़्यादा चाय वगैरह उगाई जाती है। बाकी कॉफ़ी कहाँ उगाते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा, उसका जो है आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं पूछा है। उत्तर प्रदेश भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है, आपको लग रहा है हाँ या ना।
ठीक है। दूसरा है असम भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, बिल्कुल सही है। पंजाब में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक या उत्पादन होता है। केरल भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो जो विकल्प सी हमारा है वो गलत है, ठीक है। यहाँ पे पंजाब में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन नहीं होता, कहाँ होता है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो हमारा सी जो विकल्प है वो गलत हो जाता है। 17 क्वेश्चन है, डैश विद्युत धारा उत्पन्न ऊष्मा चालक, ये परिभाषा है, ठीक है। कई बार होता है परिभाषा से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। डैश जो है एक रूल है, देखो ये सब नियम लिखे हुए हैं, इसका मतलब है कि इनमें से कोई नियम जो बताता है, क्या बताता है, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और उसके प्रभावित होने वाले समय के समानुपाती होती है। समझने वाला है नहीं, अगर परिभाषा नहीं याद है तो समझ में नहीं आएगा। विकल्प हमारे हैं हुक के नियम के अनुसार है, या चार्ल्स के नियम के अनुसार ये बताया गया है, या फिर फैराडे के नियम के अनुसार, या फिर जूल के नियम के अनुसार। तो सही विकल्प हमारा है जूल के नियमानुसार बताया गया है कि विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा उत्पन्न ऊष्मा, ऊष्मा मतलब Q, विद्युत धारा मतलब I, चालक के प्रतिरोध मतलब R के वर्ग और उसमें प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती होती है। तो इसका मतलब क्या है, Q इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, यही बोला है, समझ में आया। Q बराबर I मतलब विद्युत धारा, I स्क्वायर, R प्रतिरोधक क्षमता बड़ा है और T मतलब समय, ये हमारा हो गया जूल का नियम। ओके, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस जानवर में शरीर से गुजरने के एक चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है। जैसे मनुष्य में जो है 4 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद 2 नीले, लेकिन यहाँ पे जो साफ साफ दिख रहा है कि इसमें जो है इस जानवर के शरीर में सिर्फ हार्ट में 2 ही चैम्बर है, एक अलिंद है एक निलय है, क्योंकि एक से जो है ब्लड जा रहा है दूसरे में, उसके बाद जो है कहीं तीसरी जगह नहीं जा रहा है। तो हमारे विकल्प है सरीसृप, क्या सांपों में ऐसा होता है या पक्षियों में ऐसा होता है, या फिर स्तनधारी मतलब हम हो गए, क्या हमारा जो हृदय है वो 2 चैम्बर्स का होता है, बिल्कुल भी नहीं, मछलियों में होता है, ठीक है। जितनी भी प्रजातियां, मतलब जितनी क्या मैक्सिमम जो मछली प्रजाति के होते हैं उसमें जो है 2 ही हृदय होते हैं, 2 हृदय करीब, एक हृदय होता है उसमें 2 चैम्बर होते हैं, 2 दिल तो किसी के पास नहीं होते हैं, ठीक है। वो गाना है बस कि 2 दिल होते सीने में, ठीक है, सिर्फ गाना है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर पूछ रहा है, लसिका के कुछ कार्य नीचे दिए गए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट भाई, लसिका के कार्य क्या होते हैं, ये नहीं पता है तो प्रश्न पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो पूछा क्या है, लसिका के कार्य दिए गए हैं नीचे। अब यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला है, देखो अगर कभी ना मतलब सीरियसनेस से हटकर थोड़ा सा मतलब अगर मजाक के मूड में देखो, तो अगर आपने नहीं पढ़ा होता है तो आप किसी प्रश्न का कितना ज़्यादा सत्यानाश करके आते हो। अब किसी को ना पता हो ब्रेन का काम क्या होता है, प्रश्न पूछा जाए कि आपके दिमाग के काम क्या होते हैं, निम्नलिखित में से जो है सही है उनका चयन करें। अब जैसे अभी आधों को नहीं पता है लसिका का काम क्या होते हैं, कंपेयर करिएगा। अब ब्रेन के काम क्या होते हैं, वहाँ पर यह है हम ब्रेन से चलकर जाते हैं, हम ब्रेन से खाना भी खाते हैं, ऐसे ऐसे विकल्प दिए। अब जिसको नहीं पता है तो हो सकता है इनमें से एक को मार के आ जाए, तो मतलब सत्यानाश कर देना कॉन्सेप्ट का। अब यहाँ पे ये भी है, अब लसिका के बारे में जिसको नहीं पता है ना, अगर उसने एक भी गलत विकल्प चुना इसका मतलब उसके काम को बदल दिया उसने। अब यह पहला विकल्प है, आंत से पची और अवशोषित वसा को ले जाता है। दूसरा है CO2 को फेफड़ों तक ले जाता है। कौन ले आता CO2 फेफड़ों तक, भले ही इसके काम ना पता हो, 2-4 अलग अलग पार्ट्स बॉडी के उनके काम तो पता होंगे, वहां से तो एलिमिनेट कर सकते हो ना। RBC को लसिका नोड्स तक ले जाता है। लसिका नोड्स तक लसिका कैसे ले जाएगा, समझ में आ भी रहा है। ये CO2 को फेफड़ों तक ले आता है। कौन ले आता है CO2 को फेफड़ों तक, ब्लड के माध्यम से जाता है ना। बाह्य कोशिकाएं कोशिकीय स्थान से अतिरिक्त द्रव को वापस रक्त में मिला। देखो दोनों सही है, पहला और चौथा, क्योंकि लसिका का एक ही काम है, उपापचयी क्रियाओं में सहायता, ठीक है, इसलिए पहला और चौथा। आखिरी प्रश्न है, मानव के प्रारंभिक विकास में प्रागैतिहासिक काल को, प्रागैतिहासिक काल पढ़ा होगा, ऐतिहासिक काल प्रागैतिहासिक काल सब है ना, उसी में पूछ रहा है। मानव के प्रारंभिक विकास में प्रागैतिहासिक काल को आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है। तो पुरापाषाण काल के रूप में जानते हैं,
या फिर मध्य पाषाण काल के रूप में जानते हैं, या फिर जो है लौह युग या नया पाषाण काल के रूप में। तो ये सबसे पुराना है, प्रागैतिहासिक सबसे पुराना वाला काल है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, पुरा पाषाण काल। फिर मध्य है, फिर नव है, सबसे पुराना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे हो गए टेस्ट नंबर 4 के हमारे सारे क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन। आई होप समझ में आ गए होंगे। अगली बार से जो है हम कोशिश करेंगे इसको और डिटेल में डिस्कस करें। ओके, अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आने वाले सारे वीडियो आपको टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।